हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है। ध्वनि तरंग को गुजरने की अनुमति नहीं देता है, कौन सा माध्यम है ना, जो ध्वनि तरंग को गुजरने की अनुमति नहीं देता है, ये पूछा है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो सही है यहाँ पे निर्वात। निर्वात से ध्वनि तरंगें नहीं गुजरती हैं, है ना, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो जंग के निर्माण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत विधि है। जंग के निर्माण को रोकने के लिए गलत विधि कौन सी है, तो यहाँ चार हैं, इसमें से एक गलत है, बाकी तीन सही हैं। तो जो क्रिस्टलीकरण है ये एक गलत विधि है ना, क्रिस्टलीकरण एक गलत विधि है। लोहे की सतह पर पेंट लगाना, है ना, सतह पर पेंट यानी कलर कर देंगे तो जंग नहीं लगेगी। गैल्वेनीकरण, जैसे तांबे की परत चढ़ा दी जाए लोहे के ऊपर तो उसमें भी जंग नहीं लगेगी। कलई करना यानी टीन की प्लेटिंग कर दें लोहे के ऊपर तो भी जंग नहीं लगेगी। तो क्रिस्टलीकरण एक गलत विधि है, बाकी तीनों ही सही विधियाँ हैं। तो हमारा आंसर हो गया, इस प्रश्न का गलत विधि बताना था तो वो हो गया क्रिस्टलीकरण। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो वो होती है आपकी आर्द्रता, जिसे ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। तो जो जलवाष्प होती है हमारे वायुमंडल में उसे ही आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, आगे होगा समझ में क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं। आंशिक रूप से गुजरने देते हैं, ठीक है ना, आंशिक रूप से मतलब पूरा ऐसा का ऐसा ही नहीं निकलेगा। जैसे आप लाइट डाल रहे हैं उस माध्यम पे तो वो पूरी तरह से नहीं निकलने देगा, तो वो है आपका पारभासी। जो पारभासी होते हैं वो प्रकाश को रोक देते हैं, आंशिक रूप से उसको जाने देते हैं। बाकी पारदर्शी में चला जाता है, अपारदर्शी भी नहीं जाने देते हर पार, लेकिन पारदर्शी जाने देते हैं। पारभासी क्या होता है कि आंशिक जाने देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक लाल लिटमस नीला हो जाता है जब उसकी क्रिया करते हैं। ठीक है, लाल लिटमस नीला कब हो जाता है, तो चारों में से किसके साथ क्रिया करेंगे तो जो लाल लिटमस नीला हो जाए। तो अम्ल क्या होता है, जो नीला होता है लिटमस उसको लाल कर देता है। यदि नीले लिटमस पर हम अम्ल डालें तो नीले को लाल कर देता है, और क्षार में क्या होता है वो उल्टा करता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ यही पूछा है हमसे, लाल लिटमस नीला हो जाता है तो क्षार के साथ यदि अभिक्रिया होगी उसकी, किसके साथ होगी, क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो लाल को नीला कर देगा। तो हमको एक याद रख लेना है, तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अम्ल क्षार में उल्टा होता है। अगला है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का नाम बताएं। ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो हम देखते हैं ना कि अभी तक हमारी गाड़ी इतनी चल चुकी, हमारी मोटरसाइकिल इतनी चल चुकी, हमारी कार इतना किलोमीटर चल चुकी, तो वो ओडोमीटर से पता चलता है। उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ये दूरी नापने का काम करता है। एक होता है आपका स्पीडोमीटर, तो ये स्पीड बताता है। ठीक है, ये तो आपको याद ही रह जाएगा, स्पीड से स्पीडोमीटर। तो ओडो जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि के समय आसमान में सबसे अधिक चमकता है। एक तो स्थिर रहता है, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स रहती है, रोज इधर उधर नहीं होता। ठीक है, और चमकता है, बहुत तेज चमकता है, तो वो है आपका ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव तारा या पोल स्टार। अगला प्रश्न है, वह सूक्ष्मजीव जो कि एक जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है। नाइट्रोजन फिक्सर है, जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है। ठीक है, सूक्ष्मजीव का हमको नाम बताना है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, वो है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल जो है नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सर इनको कहा जाता है, सूक्ष्मजीव हैं। ठीक है, और इनमें जीवन होता है। ठीक है, अगला है, विटामिन डी रक्तदान के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी किसके अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, यदि आपके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो आपके शरीर में कैल्शियम अवशोषण नहीं हो पाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है जिससे हमारे कैल्शियम का अवशोषण हो सके। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा आपको, सूर्य से। ठीक है, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, सब्जियों में मिल जाता है। ठीक है, चूने वगैरह से मिल जाता है ना। अगला है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें कहा जाता है। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खुद अपना भोजन बनाते हैं, है ना, तो वो तो पौधे ही होते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी। स्वपोषी या स्वपोषक। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी या स्वपोषक कहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं पेड़ पौधे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य मतलब हमारी थायराइड ग्रंथि प्रॉपर तरीके से कार्य करती रहे उसके लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक है आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की यदि हमारे शरीर में कमी हो गई तो थायराइड ग्रंथि प्रॉपर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आयोडीन जो हमें नमक से मिल जाता है और सब्जियों वगैरह से भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक खोखले गोले को
दो बराबर भागों में काटा जाता है। खोखला गोला मतलब आपका टेनिस का बॉल मान लो, जो अंदर से खोखली होती है ना, यदि उसको काटा जाता है, यदि आंतरिक सतह जो उसके अंदर की सतह है वो अत्यधिक चिकनी है, क्या है, अत्यधिक चिकनी है, तो यह रिक्त स्थान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, किसके रूप में कार्य करेगा, रेंस के रूप में कार्य करेगा, दर्पण के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे गोला है और अंदर की सतह की बात हो रही है, तो ये है आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का कार्य करेगा, क्योंकि अवतल दर्पण कैसा होता है आपने देखा होगा, इस प्रकार से बना हुआ होता है ना, यहाँ अंदर थोड़ा सा उसमें जगह रहती है, तो बॉल में भी तो ऐसी जगह, और ऐसा होता है आपका उत्तल दर्पण जो बाहर से उभरा हुआ रहता है, तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा यदि उसको बीच में से काटा जाए और लेंस का काम करे तो। ठीक है, अगला है पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो पौधों में क्लोरोफिल का संश्लेषण हो, इसके लिए आवश्यक है आपका कौन सा तत्व, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है इसकी वजह से ही हम क्लोरोफिल का संश्लेषण पौधे करते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक होता है मैग्नीशियम, इसके बिना नहीं कर पाएंगे। अगला है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और यह उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और उत्पन्न करते हैं। अम्ल की जो क्रिया धातुओं के साथ होती है ना, धातुओं के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन को उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन को, H2 को। ठीक है, तो अम्ल की जब भी धातु के साथ क्रिया होगी, है ना, धातु के साथ अम्ल की हम क्रिया करेंगे तो H2 गैस निकलेगी। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का वीडियो ये समझता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करना, जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।